नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रदेश सरकार विकास योजनाओं के साथ अब गुड गवर्नेंस पर फोकस कर रही है। इसमें सरकार के साथ बीजेपी नेता भी जुटे हुए हैं। सीएम के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या सरकार के इमेज ब्रांडिंग की कोशिश हो रही है? बीजेपी को उपचुनाव के साथ 2023 चुनाव की चिंता तो नहीं है? पार्टी कार्यकर्ताओं की मंत्री अनदेखी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्या संगठन नेताओं की सख्ती का असर है? अफसरों को लेकर भी किस तरह की बयानबाजी हो रही है? उन तमाम मसलों को लेकर सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब भी लेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार विकास के साथ अब गुड गवर्नेंस से सरकार की इमेज बनाने की कोशिश में लग गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद छतरपुर पहुंचे वीडी शर्मा ने मंच से अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एसडीएम हो या अन्य अधिकारी, सभी को समय पर ऑफिस में बैठना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनता के लिए टाइम पर ऑफिस में बैठें, वरना नौकरी छोड़ दें। चाहे एसडीएम हो चाहे कोई और लोग हो, यहाँ की गरीब जनता के लिए ऑफिस में टाइम पर बैठना जरूरी है। नहीं बैठेंगे तो मैं इसकी बात करूंगा मुख्यमंत्री से, और ये नहीं चलेगा। अधिकारी इतने बेलगाम नहीं हो सकते क्या करके शाम को बैठेंगे 6 बजे 5 बजे अपने ऑफिस के अंदर। ये नहीं चलेगा, नहीं तो आप नौकरी छोड़िए। बताया जा रहा है कि सरकार और संगठन में सरकार की इमेज ब्रांडिंग को लेकर गहन चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद रहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने प्रदेश बीजेपी और सरकार को सख्त हिदायतें दी हैं। सरकार और संगठन में सामूहिक निर्णय किया जाए, वरिष्ठ नेताओं से आवश्यक मामलों पर चर्चा की जाए, मंत्रियों के बारे में जमीनी फीडबैक ठीक नहीं, जिलों में कार्यकर्ताओं से मंत्री समन्वय रखें, नौकरशाही वाली सरकार की इमेज ना बने, बीजेपी कार्यकर्ताओं की सरकार दिखाई दे, सरकार के अभियानों में सहयोग करे संगठन, सीएम के कार्यक्रमों में दिखाई दे संगठन की भूमिका, राजनीतिक नियुक्तियों में दिया जाए कार्यकर्ताओं को महत्व। संगठन की सख्त हिदायत के बाद बीजेपी संगठन और सरकार के बीच चल रही कवायद का असर भी दिखने लगा है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तक क्या कर रही थी ये सरकार? इतनी लंबी हो गई, 16 साल गुजर गए, और अभी मंत्रियों के हिसाब किताब ये किस पोर्टल पे दर्ज रहेंगे? जनता भी देख ले मंत्रियों का हिसाब किताब क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार और संगठन के स्तर पर ये कवायद आगामी उपचुनाव के साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है, ताकि जनता में प्रदेश सरकार की छवि अच्छी बनी रहे, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा रहे, ताकि वो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी न छोड़ें, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिल सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अचानक सत्ता और संगठन का इस तरह से सक्रिय हो जाना आखिर क्या मायने रखता है, किस और इशारा करता है? इस तरह के कई मसले हैं जिन पर चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश केशवानी जी हैं, बीजेपी नेता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रजेश पांडे जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर इसकी क्या कोई खास वजह कि सत्ता और संगठन अचानक से नौकरशाह को लेकर इतना सक्रिय हो गया, इतना सख्त हो गया? कोई खास वजह? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, फिर चाहे वो संगठन में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे सरकार में हो, मुझे लगता है कि एक ही मिशन के लिए हम लोग राजनीति में आते हैं, वो है जनता की सेवा। आपने चाहे पूर्व में भी जब कोरोना काल था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया कि जनता की सेवा के लिए जुट जाइए, नीचे उतर के जनता को जो जिसके माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा ही अपनी बातों में कहते आए कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस मंदिर में जो 8 करोड़ जनता रहती वो मेरी भगवान है, और उसका पुजारी अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो निश्चित ही जनता के हित के लिए हम लोग हमेशा से ही कार्य करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोरोना काल में प्रत्येक कार्यकर्ता को नीचे उतर जाने के लिए कहा। फिर उसके बाद जैसे ही स्थिति संभली, वैक्सीनेशन के लिए भी आपने देखा
तो हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ तक जाके वैक्सीनेशन के कार्य में सहयोग किया। तो ये सदैव से ही आ रही है। और हम जिस पद्धति पे हमारी सरकारें जो काम करती हैं, पंडित दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकारें काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ मिलना चाहिए, अंतिम व्यक्ति की कैसे चिंता होनी चाहिए, कैसे उसको मुख्य धारा में लेके आना चाहिए, इसके लिए अनेक जन कल्याण की योजनाएं अगर कोई चलाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या उसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है? यही वजह है कि पहले उमा भारती, फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग मंचों पर अधिकारियों को डांटते डपटते नजर आए, और अब प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा भी उसी राह पर आगे निकल पड़े हैं। कोई खास वजह इसकी? देखिए दीपेश जी, ब्यूरोक्रेसी और राजनेता सभी एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो विकास रूपी मध्य प्रदेश के हित के कार्य करते हैं। जो कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम करेगा निश्चित रूप से उसको पुरस्कृत किया जाता है। अंतोगत्व आज ब्यूरोक्रेसी भी काय के लिए है, वो भी उस जनता के लिए है, 8 करोड़ जनता के लिए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भगवान के रूप में पूजते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाइयां तो की जाएंगी। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। ब्रजेश जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं बीजेपी एकाएक एक्टिव हुई है? हालांकि एक्टिव तो कांग्रेस भी नजर आ रही है चुनावी लिहाज से, तो क्या ये भी चुनावी कसावट ही आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए दीपेश साहब, बड़ी साहसी बात, इस पार्टी की रीत नीति समझ में लोगों को आ चुकी है, लोग समझ। ब्रजेश जी, आपकी आवाज। जी। जिस तरह से शर्मा जी ने बोला तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति की किसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात। आप मुझको बताइए, कोरोना काल के पीक आवर में इस सरकार के नुमाइंदों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करके पहली बार सरकार बनाया। जनता के विश्वास में खरे नहीं उतर पा रहे, जो दमों का उपचुनाव उसका रिजल्ट है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से दीपेश साहब ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इनको यहीं इंटरप्ट करूंगा दीपेश जी, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर ऐसे में हम डिबेट नहीं। समय है अभी हमारे पास, पर्याप्त समय, मैं आपको समय दूंगा। पहले क्वेश्चन तो कम से कम न करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल मानवतावाद का सिद्धांत है। दुर्गेश केसवानी जी, आपसे तेज में बोल सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत जो होता है वो इस तरह का नहीं कहता। लोकतंत्र के भारत का फॉर्मूला क्या कहता है कि भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र के अंदर हमारे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। आप मुझको बताइए, विधायिका में बैठा व्यक्ति बार बार व्यवस्थापिका पे चोट लगाएगा। कभी उमा भारती कहती है कि तो हमारी चप्पल उठाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग। आज विष्णुदत्त शर्मा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आपसे सत्ता नहीं संभल रही दुर्गेश केसवानी जी, आप लोग इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप लोग तो लोकतंत्र का चुरा करके अपनी सरकार बनाए हो। आप जनता के विश्वास में तो खरे उतरे नहीं हो। 2018 में जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था, कमलनाथ जी को दिया था, आपको नहीं दिया था। और आपने जिस तरह से सरकार बनेगी तो सरकार चला रहे हैं। जनता नहीं, आपने कोई पकड़ नहीं है, विपक्ष में बैठ गए। ब्रजेश जी, मैंने पर्याप्त समय दिया, आपने कई सवाल खड़े किए हैं। अब इस आधे घंटे में हम उन सारे सवालों को जवाब नहीं ले पाएंगे, लेकिन दुर्गेश जी, कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनका जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मुंगेरी लाल के जो सपने होते हैं उन नसीन सपनों में कांग्रेस खोई हुई है। वो सिंधिया जी के फोबिया से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। अब वो जो 28 उपचुनाव हार चुके हैं अब, और हमारी जो सरकारें हैं वो कार्य कर रही हैं। रही बात नहीं समझने वाली, जो हमारे कांग्रेस के साथी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, हमारे पास तजुर्बेकार माननीय मुख्यमंत्री 1 बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के नहीं, 4 बार के मुख्यमंत्री है शिवराज जी। और जो हमारे ये कांग्रेस के साथी बता रहे हैं, प्रदेश की जनता ने कमलनाथ सरकार को देखा। कमलनाथ जी का जो विधायकों की टूट दी, जो इनके मंत्री आके मीडिया के समक्ष बोलते थे कि हमारी जो योजनाएं बनती हैं वो दिग्विजय सिंह जी के हिसाब से बनती हैं, उनको कैसे फायदा हो। अगर शराब माफिया है तो दिग्विजय सिंह जी हैं, रेत माफिया है तो दिग्विजय सिंह जी हैं। ये उनके मंत्रियों के बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो मुझे लगता है कि ये नसीहत न दे और मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। ठीक है, आप दोनों को पर्याप्त वक्त दिया, दुर्गेश
दुर्गेश जी और ब्रजेश हमारी जी, सरकार ने वापस ये लौटता हूं सर। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। आप दोनों की सरकारों में क्या क्या हुआ उस पर भी लौट रहा हूं ब्रजेश जी और दुर्गेश जी। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, सवाल यहां पर ये उठता है कि एकाएक अधिकारियों को, नौकरशाहों को एक्टिव रहने के लिए हिदायत देना, एकाएक उनको ज्यादा सक्रिय होना, आम जनता के काम करना, इस तरह की बातें अगर निकलकर सामने आ रही है तो उसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? और क्या वाकई में अब वो वक्त आ चुका है कि हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना होगा? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी दीपेश जी, अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक्सपीरियंस सीएम माने जाते हैं पूरे देश में, और वो जानते हैं कि कब हमें कितनी कसावट कहां पर लानी है। लेकिन ये जो 2020 मार्च में मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, उसके पीछे पूरा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सपोर्टर्स मंत्री हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनका कंट्रोल सीएम के हाथ में नहीं है, उनका कंट्रोल सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में है, एक बात। जबकि पिछली सरकारों में शिवराज सिंह जी का फुल्ली कंट्रोल अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स पर और अदर मिनिस्टर्स पर रहता था। इसमें पहले जो 5 शुरुआत में शिवराज सिंह जी ने शपथ लेने के बाद बनाए थे, वो 5 भी शिवराज सिंह जी के कंट्रोल में नहीं है। ये स्थिति भाजपा में मध्य प्रदेश में पहली बार निर्मित हुई है, जो कि पिछले बार कभी नहीं हुई। चाहे 2005 से लेकर जब तक शिवराज सिंह जी मंत्री रहे, सीएम रहे, एक बार भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। अब बात आती है कि बीडी शर्मा वहां पर इतना जोरदार क्यों बोले। छतरपुर की जो स्थिति है, वहां का जो कलेक्टर है, उससे वहां की जनता बहुत परेशान है। मेरे पास रिपोर्ट्स है, मैं रिपोर्ट्स भी छाप चुका हूं। उससे वो वर्जन तलक तो देता नहीं है, वो इतना वैसा कलेक्टर है। तो कहीं ना कहीं उनको 4 जिले आते हैं, दमोह, पन्ना, छतरपुर और एक चौथा जिला कटनी। ये 4 जिलों की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने उस कलेक्टर को इशारा किया है। ये कलेक्टर को, चूंकि वो सीएम तो है नहीं तो इमीडिएट वो ऑफिस में वहीं से हटा देते। तो उन्होंने कलेक्टर को आगाह किया है कि वो चेत जाए। वो है क्या कि वहां इलीगल माइनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। वो क्या है कि वो वहीं यूपी का रहने वाला है, पास के जिले का, और उसके कारण, उस जिले में रहने के कारण वो अपने जिले के लोगों को वहां कर रहा है और बीजेपी के लोगों को वहां महत्व नहीं मिल पा रहा है। मेरा इसीलिए सत्यप्रकाश जी यहाँ पर सवाल यही है कि जैसे पुलिसिंग व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, वो जैसे बहुत मजबूत हुई है, आम लोगों के लिए सुलभ हुई है। अब अगर पुलिस प्रशासन में या फिर पुलिस थाने में हम फोन लगाते हैं तो वो रौब और वो धमक देखने को नहीं मिलती है। बड़ी शालीनता के साथ पुलिस भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है। क्या वो बदलाव अब हमें ब्यूरोक्रेसी में लाना होगा? क्या उस बदलाव का अब वक्त आ चुका है ताकि आम जनता भी अधिकारियों से मेल मुलाकात कर सके? दीपेश जी, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान एक इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को कंट्रोल करने में बहुत माहिर हैं और वो सेकंडों में कर लेते हैं। लेकिन ये सरकार, मैं कह रहा हूं, ये सामान्य सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है। वो उतने पावरफुल। एक बात और इसके पीछे 2-3 फैक्टर मैं बता रहा हूं। एक तो स्पेकुलेशन ओवर चेंज द लीडरशिप इन दी मध्य प्रदेश। एक दूसरा चीज क्या है कि आने वाले बाईपोल्स और 2023 के जनरल असेंबली इलेक्शंस, इनकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर ये जो वो होंगे, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी का टेस्ट है। वो शिवराज सिंह का टेस्ट करेंगे ये जो बाईपोल्स होंगे, तो बाईपोल्स की भी तैयारी है। अब आपने देखा होगा कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए सीएम को करते हैं, अदरवाइज वो कहीं और दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, सीएम अब अपने रोल में आ गए हैं और उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नब्ज को, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं। उमा भारती ने जैसा कि कहा था, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से उन्होंने सबक लिया है। और अब मुझे लगता है कि एक बड़ा फेरबदल, यानी कि ट्रांसफर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, उनको टाइट करके बिल्कुल प्रदेश की व्यवस्था को माकूल करने का ये प्रयास है। हमारे साथ है सर, लौटता हूं आपके पास। जी दीपेश जी, जरा सी चीज देखिए, भाजपा एक बड़ा राजनीतिक दल है
और इसकी अपनी खासियत है, इसकी संगठनात्मक जो ढांचा है, जो संगठनात्मक स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, वो बहुत मजबूत है। और इसका अगर इसकी नहीं सुनेगी तो वो सरकार नहीं चल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस किया जा रहा है कि संगठन और सत्ता के बीच में वैसा ही बैलेंस हो जैसा कि पिछली सरकारों में शिवराज सिंह जी की में रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में दुर्गेश जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, हम अगर सरकार की इमेज बनाना चाह रहे हैं, हम अगर संगठन को और मजबूत करना चाह रहे हैं, तब फिर क्या वो इस तरह से हो पाएगा कि कई जगह ये शिकायतें मिल रही हैं कि कार्यकर्ता मंत्री से वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं और मंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनके साथ जो मिसकम्युनिकेशन जैसी स्थिति है वो अगर दूर नहीं होगी तो हम गुड गवर्नेंस की स्थिति को कैसे देख पाएंगे, हम कैसे गवर्नमेंट की इमेज को और मजबूत कर पाएंगे? दुर्गेश जी, देखिए दीपेश जी, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि कार्यकर्ताओं से उनके नेता कहीं दूर हों। यह भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है। अगर आज में भी मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी चाहे तो अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने वरिष्ठ नेताओं से मिल सकता है। और जैसा अभी डॉक्टर शर्मा विश्लेषण कर रहे थे कि सिंधिया जी वाला वोट, मुझे लगता है कि ये उनकी एक सोच हो सकती है। बाकी वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आज की तारीख में, और प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने संगठन की बात को सुनता है, संगठन की बात को, आदेश को मानता है। जो संगठन उनसे अपेक्षा करता है उस पर खरा उतरने की प्रत्येक कार्यकर्ता का कोशिश करता है कि जो संगठन ने दिशा निर्देश किया है उस पर खरे उतरे। रही बात आप जिस गैप की बात कर रहे हैं कि मिसकनेक्शन है कार्यकर्ताओं और संगठन, और इसमें तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। रही बात जो माननीय वीडी शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अंतोगत्वा मैंने आपको बताया, सत्ता हो, सरकार हो, और सभी हम सबका मीडिया भी निश्चित रूप से आपका भी चैनल जो है जन सरोकार की बातें उठाता है। कहीं कोई तकलीफ में होता है, कहीं कोई दुख में होता है, कहीं दर्द में होता है, तो उसके साथ निश्चित रूप से आप भी खड़े रहते हैं, हमारा कार्यकर्ता भी खड़ा रहता है और हमारी सरकार भी उनके साथ खड़ी रहती है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता के हितों का कार्य करती है। बिल्कुल, जनता के हितों के काम होते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे, ये सारे सवाल उन 15 महीनों पर भी जाते हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। क्या अधिकारियों को लेकर आप लोगों पर सवाल नहीं खड़े होते थे? क्या अब नेताओं पर आपके कार्यकर्ता सवाल खड़े नहीं करते थे कि यहाँ पर तो हमें मिलने नहीं दिया जाता है? आपके जो नेता छोड़कर चले गए वही आरोप लगाते थे कि हमें मिलने का समय नहीं मिल पाता है। राजेश जी, देखिए दीपेश साहब, बड़ी सीधी सी बात है। सत्य प्रकाश शर्मा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश में, उनकी पहले पंक्ति के पत्रकारों में गिनती हुई। उन्होंने बड़ी बेबुनियाद तरीके से, और मैं समझता हूँ बड़ी गूढ़ मीमांसा किया है सारी बातों का। उसके आगे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दुर्गेश जी को इसको ध्यान होना चाहिए कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, तो जानव सत्संग प्रभावों लोको वेद न आन उपाऊ। आपके कृषि मंत्री ने हम इस 15 महीने की सरकार के बारे में, अगर हमारी सरकार ने कुछ गलत किया था तो 2 साल से आपकी सरकार है, आप हमारी सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लेके क्यों नहीं आए? लेकर के आई, कौन रोका है आपको? आपके कृषि मंत्री ने ऑफिशियली विधानसभा में स्वीकार किया था कि कांग्रेस की सरकार के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ। हमारी सरकार के समय यूनिट बिजली माफ हुई। हमारी सरकार के समय गेहूं, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, तो 2 लाख तक का बोल रहे हैं ना सर। गृह मंत्री तो आज भी चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि 2 लाख का एक भी कर्ज अगर माफ हुआ तो लाकर रखा दीजिए। 15 महीने के अंदर दीपेश जी 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की जमीन से आके बोल रहे थे कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, और आपसे आपकी नियत का तो तभी मध्य प्रदेश की जनता को पता पड़ गया था उनको जब आपने सम्मान निधि सवाल इस बात का है, दुर्गेश केसवानी जी मुझको इस बात को बता दीजिए कि 5 साल का रिक्वेस्ट करने का आपने अवसर दिया कांग्रेस को, जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था। क्यों आपने लोकतंत्र का कत्ल करके रातों रात कोरोना के पीक आवत अपनी सरकार बनाई? क्या आपको सत्ता में इतना मोह था? क्यों आपने इस सरकार, क्यों आपकी सरकार ने कांग्रेस से अपने विधायकों को संभाल नहीं पाया? शर्मा जी बताया, आज आपकी सरकार में गुटबाजी आ गई है। और सुन लीजिए, मुख्यमंत्री से जब विधायक संविधान की धारा 18 को पहले पढ़िए। अगर आप डिबेट में बैठते दुर्गेश केसवानी तो संविधान को पढ़िए। 18 की धारा क्या कहती है? इस तरह लोकतंत्र का
सरकार चली गई, लोकतंत्र का माहौल इसीलिए उड़ा आपकी रहे हैं। सरकार चली गई। आप आपके यहाँ लोकतंत्र पे का आपके माहौल उड़ा मंत्री रहे हैं। बोलते थे, शायद आप ये आपके भूल मंत्री रहे हैं बोलते थे दुर्गेश ठीक है सर, हम उस मसले पर चले गए दिग्विजय सिंह जी के कहने पे बनती है, जब इतिहासों में दर्ज हो गया। ब्रजेश जी बार बार आप उस मसले को उठाकर ला रहे हैं, जब इतिहासों में दर्ज हो गया, हर जगह इस बात को, हर मंचों पर इस बात को रखा जा रहा है और कहा भी जा रहा है। अब ये सारी चीजें इतिहासों में हो गई है सर। चिंता जनता समझ गई थी। ठीक है दुर्गेश जी, आप जब सरकार नहीं बनी थी, ठीक है दुर्गेश जी, अब दोनों राजनीतिक दलों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। इनकी जो प्राथमिकता थी जनता समझ गई थी। आप मुझे जब बताइए जब क्या ये 5 साल जनता ने मैंडेट दिया था और आपने सरकार चलने दिया? नहीं, जब इनकी सरकार थी, जब इनकी सरकार थी, आने वाली थी, जब वक्त बदलाव की बात करते थे, मैंने हर बार कांग्रेस से एक सवाल किया। ब्रजेश जी, मैंने हर बार कांग्रेस और बीजेपी से एक सवाल किए। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। लौट रहा हूँ दुर्गेश जी, लौट रहा हूँ। फिर मैं सत्यप्रकाश जी से एक महत्वपूर्ण सवाल भी लेने वाला हूँ। ब्रजेश जी, मेरा सवाल ये है, हर बार मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये सवाल किया कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो वो आज तक पेश क्यों नहीं किया गया कि ये अटैची थी, ये ऑफर था, ये पैसे थे, ये इसकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, ये इसका प्रूफ है कि हमको इतने रुपए दिए और इसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इतने नेताओं को लेकर चले गए। क्या उसका कोई जवाब हाँ या ना में संक्षेप में सर? आप मुझको एक बात ये बता दीजिए दीपेश जी, आप मध्य प्रदेश के बड़े विद्वान एंकरों में गिने जाते हैं। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। सत्ता किसके पास आई? बीजेपी के पास आई। जिन 22 मंत्रियों ने रातों रात श्रद्धा बदल दिया पार्टी से, मां के समान होती ही पार्टी, वो लोग फिर से मलाई वाले पदों में आ गए। अब जांच कौन करेगा? सरकार करती है जांच, आप भी जानते हैं। दूसरी बात, देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे आसाम का, चाहे महाराष्ट्र, लेकिन दुर्गेश जी, इसी के साथ फिर आपसे भी एक सवाल, ब्रजेश जी ने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है, समय का अभाव है सर, नहीं दिया सर। आपने अभी तक के कांग्रेस के जितने प्रवक्ता रहे उन्हीं की तरह जवाब दिया सर। दुर्गेश जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। नहीं दुर्गेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, दुर्गेश जी मेरा सवाल ये है, दुर्गेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये कि आप उसी राजनीतिक दल के वंशज हैं जहां पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सांसद न होने की वजह से सदन में अपनी सरकार त्याग दी थी और त्यागपत्र दिए थे। क्या उन्हें इस तरह से सरकार बनाना मंजूर था? देखिए, हमने भी सरकार हमने खुद नहीं बनाई, हमने आगे कोई इनिशिएट नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्पष्ट कहते थे कि मैं इस सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। जब 18 में हमारे पास मौका था, हमें वोट परसेंटेज ज्यादा था, सिर्फ कुछ सीटें कम थी। दीपेश जी, सिर्फ कुछ सीटें कम थी, पर उसके बाद भी हमने उस सरकार को चलने दिया क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने के आए थे। ठीक है, यही हुआ और ये इसी वजह से ब्रजेश जी से भी मेरा सवाल था, हालांकि ब्रजेश जी ने जवाब नहीं दिया। आप दोनों के जवाब मैंने लिए, समय का अभाव है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से मेरा एक सवाल है सर, हम वापस से उस मसले पर आते हैं जिसको लेकर मैं चर्चा शुरू कर रहा था, और वो सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि अगर सरकारी आयोजन होता है तब हम अधिकारियों की तारीफ करते हैं, तब नेता अधिकारियों की तारीफ करते नजर आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रखी हो। अगर सरकारी आयोजन है तो नेताओं की ब्यूरोक्रेसी की तारीफ होती है, और अगर राजनीतिक आयोजन है तो फिर मंचों से नेताओं अधिकारियों को फटकार लगती है। इसका क्या कोई खास वजह, कोई खास इंपैक्ट देखने को मिलता है? एक्चुअली रूलिंग पार्टी जो होती है दीपेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। रूलिंग पार्टी जो होती है बेसिकली वो उनकी खुद की सरकार होती है। कायदा ये कहता है कि जब भी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो रूलिंग पार्टी का, तो वो सरकार की बात पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपकी पार्टी सत्ता में है तो आप सीधे डायरेक्ट सीएम को बोल सकते हैं, अपने मंत्रियों को बोल सकते हैं और वैसा कर सकते हैं। ये तो अपोजिशन का मामला होता है। कहीं ना कहीं ये उस पर्टिकुलर लीडर का दर्द है या उसने उस अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की है जिसके लिए वो बोल रहा है, वो कहीं का भी मामला हो प्रदेश में या देश में, तो एक चीज तो ये है। दूसरा भी एक बिंदु चला की चीजें देखने को मिलती है, और समय का चूंकि अभाव था, माफी के साथ आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। सर आप साथ में रहेगा, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।